हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीएल। आज के सेशन में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। एनवायरमेंटल पोल्यूशन चाहे आपका वो स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लगातार वो न्यूज़ में भी बना रहता है। ठीक है, सो इस सेशन में हम जितने भी टाइप के पोल्यूशन, क्या होता है बेसिकली, कितने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये कैसे होते हैं, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं इनके वजह जिनकी वजह से हमारा जो हवा, पानी या फिर हमारी धरती है वो पोल्यूटेड होती है। ठीक है, सारे रीजंस हम देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये अप्रोच हमारा पूरा रहेगा। सेकेंडली हमारी फिर बात होगी जितने भी टाइप के कुछ नए वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि अगेन पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वेस्ट। सो अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका सॉलिड वेस्ट हो, आपका प्लास्टिक वेस्ट हो, आपका ई वेस्ट हो, इनको हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज़। ठीक है, स्वच्छ एनर्जी कैसी बनाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ देख ही रहे हो आप, जो बैकग्राउंड में आपको चल रहा है ये होता है आपका थर्मल पोल्यूशन से। कोयला जलता है तो धुआं निकलती है, और हमारा अभी भी लगभग 60% के अराउंड जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंस है वो आपके कोयले के ऊपर है। सो इस लेवल का पोल्यूशन आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज से निकलते रहता है। ये तो केवल एक इंडस्ट्री है, सोचो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में कितनी आपके इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी जिससे इस टाइप का धुआं निकलता है। ठीक है, सो हम बात करेंगे उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास, इनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। जो भी करंट अपडेटेड इसमें जो भी चीज़ें हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, एंड देन वी विल एंड द सेशन विथ आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आप सबने सुना ही होगा, रिसेंटली जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन आया है बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। सो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ जो EIA रूल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ड्राफ्ट बिल जो आया है वो क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, सो करंट अपडेटेड हम पूरा इस सेशन में रखेंगे अपने आप को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन से कि पोल्यूशन होता क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो देखिए पोल्यूशन। सो पोल्यूशन बेसिकली कि कभी भी हमारे एनवायरनमेंट के 3 हिस्से होते हैं, एयर, वाटर, लैंड। तो उस लेट्स से उस एनवायरनमेंट में कभी भी कोई मटेरियल अगर एक्सेसिवली ऐड हो चुका है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड हो चुका है, सो वो जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं हम पोल्यूशन। सो इट इज़ डिफाइंड एज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन, थोड़ा ही नहीं ज़्यादा एडिशन हो जाए किसी मटेरियल का, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, वो इंसानों के लिए रहने के लिए फिट नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल मुश्किल होने लगता है, या फिर आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल है वो मुश्किल होने लगता है। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे आपका पोल्यूशन। क्लियर, सिंपल है, हम लोग अक्सर देखते ही रहते हैं। आप जब कोयला ज़्यादा जलाने लगोगे तो हवा हमारी पोल्यूट होने लगती है। आप वाटर में गार्बेज डिस्पोज ऑफ करोगे, कपड़े धोगे, तो इनसे हमारा जो वाटर है वो पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और जो कि इंसानों या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवित रहने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, दे मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, राइट। सो ये होता है आपका पोल्यूशन। फिर आते हैं आपके पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सो पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स और फैक्टर्स विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट। वो जो मटेरियल हम बात कर रहे थे ना, उनको बोलते हैं हम पोल्यूटेंट्स, जो कि उस एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, उस नेचुरल क्वालिटी को, एनवायरनमेंट की जो नेचुरल क्वालिटी है, फ्रेश एयर है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। एयर में जनरली आपके जो PM 2.5 है या PM 10 टाइप के जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, वो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं, राइट। लैंड में केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट, ये सब जब चीज़ें आ जाती हैं जो ज़मीन को अनउपजाऊ कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। सो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स आपको मिलेंगे। आप जब ई वेस्ट मैनेजमेंट जब हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे घरों में आप सब, मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा आप सबसे, कितने लोग आप में से
अपने घरों में अभी भी पुराने चार्जर्स, पुराने अलग से हेडफोन्स, इस टाइप की चीज़ें अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग होंगे। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि क्या पता ये चीज़, ये जो चार्जर आज के टाइम का है, ये मुझे 10 साल बाद काम आ जाए। ठीक है, तो हम चीज़ों को संभाल के रखना जानते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, खासकर इंडियंस का ये नेचर है। अगर मैं बाहर की बात करूं, यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे ये होता है कि जैसे आज आईफोन 10 है, कल आईफोन 11 आ गया, तो वो क्या करेंगे, अपना आईफोन 10 जाके एक्सचेंज कर देंगे, उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे और फिर नया आईफोन ले लेते हैं। हम इंडियंस क्या है, हमारे पास आज भी नोकिया 3200 होगा, आज भी हमारे पास जो पुराने वाले फ़ोन्स हैं वो सब होंगे हमारे पास। संभाल के रखने की आदत होती है कि क्या पता कल काम आ जाए। ठीक है, बट वो क्या होता है, अगर वो देखो, अगर आप उनको पूरे घर का सामान इकट्ठा करोगे, पुराने टेप रिकॉर्डर्स, पुरानी कैसेट्स, वो बेसिकली ई वेस्ट है। अब वो उपयोगी नहीं है, लेकिन उसका भंडार घर पे बढ़ते आ रहा है। और कई ऐसे ई वेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब आगे हम बात करेंगे ई वेस्ट की तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पोल्यूटेंट्स भी, जो पोल्यूशन भी होता है आपका, ये जो पोल्यूटेंट्स की हम बात की, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट में ऐड किए जाते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। जैसे आपका डीडीटी छिड़काव जो होता था, वो एक एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट हो गया। प्लास्टिक, प्राइमरी सोर्स, जो डायरेक्टली गंदा करते हैं एनवायरनमेंट को, राइट। फिर आपके होते हैं कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो एक या एक से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वो मिल के कुछ एक नया टाइप का पोल्यूटेंट बना देंगे, तो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका हो गया, लेट्स से पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, राइट, पैन जिसको बोलते हैं, पैन, पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैन बोला जाता है इसको शॉर्ट में। ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिल जाते हैं, तो ये पर ऑक्सी नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, जो कि आंखों को बहुत ज़्यादा इचिंग देता है। जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, अब देखना पैन का वहाँ फॉर्मेशन होता है। और जब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जब साथ में रहते हैं और साथ में इस पर सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये आपका पैन बन जाता है और ये आपकी आंखों को बहुत इच करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कुछ डायरेक्टली गंदा करते हैं, जो इनडायरेक्टली फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आपके होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो अर्थ में या अर्थ के जो बेसिक कॉम्पोजिशन में उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डिकम्पोज ऑफ हो जाते हैं। जैसे आपके वेजिटेबल वेस्ट, आपने सब्जी भाजी काटी, जो वेस्ट निकला उसको आपने फेंक दिया, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा। बट कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे सबसे फेमस आपका प्लास्टिक। आगे हम प्लास्टिक पोल्यूशन की भी बात करेंगे, राइट। चलिए, अच्छा ये सब तो ठीक है। अगर आप लोग मुझसे मैं पूछूं कि पोल्यूशन की कॉज क्या है, आपको क्या लगता है पोल्यूशन हो क्यों रहा है? अगर मैं इंडिया के स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे, व्हाई इज पोल्यूशन हैपनिंग, सो अगर आप बोलो कि ओवर पॉपुलेशन, जी हाँ, आंसर सही है आपका। पोल्यूशन पॉपुलेशन की वजह से भी होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड रहेगी, ज़्यादा सब्जी भाजी खरीदेंगे, ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको मैंने एक चीज़ भी बताई थी, अर्बनाइजेशन भी उससे बढ़ने लगता है। ठीक है, लोग चाहेंगे कि वो शहरों में रहें, शहर की एमिनिटीज़ को यूज़ करें, गाड़ी हो उनके पास। अब जितने ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ भी सेट होंगी, फैक्ट्रीज़ भी बनेंगी, और वो फैक्ट्रीज़ क्या होगा, पोल्यूशन रिलीज़ करेंगी हवा में। जैसे हमने देखा था अभी पहले, इनिशियली जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखो कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे हमारे जंगलों में आग लग गई, उससे भी धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन की। तो सबसे पहले आपका आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को आप क्या बोलोगे?
इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। भाई मैं अभी ताज़ी हवा ले रहा हूँ, अचानक से वहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, जो मैं फ्रेश हवा ले रहा था वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई, सल्फर डाइऑक्साइड भर गई, जो कि मेरे सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो उस सिचुएशन को मैं बोलूँगा दिस इज़ एन एयर पोल्यूशन। ओके, अगर आपने रिसेंटली डेटा देखा होगा, मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया कई बार, कि अभी रिसेंटली जो ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया के 4 ऐसे शहर हैं जो टॉप में आते हैं, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद। सो ये क्या दिखा रहा है? ये शो कर रहा है कि कैसे हमारे देश में एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है, राइट? अवेयरनेस कम है। और मैं एक चीज़ अगर आपको बताऊं, जो एयर पोल्यूशन का लेवल है नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन सिटीज़। रीज़न, अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स मेरे देखे, मैंने उसमें बताया था जो ह्यूमन लिटरेसी है, ठीक है, इंडियन लिटरेसी नॉर्थ इंडियन सिटीज़ की मैं देखूं तो काफ़ी कम है। लिटरेसी कम रहेगी तो अवेयरनेस कम रहती है, अवेयरनेस कम रहेगी तो लोग इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से चीज़ों को जलाएंगे, यूज़ करेंगे। वहीं साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं, लिटरेसी लेवल इज़ वेरी गुड, तो वहाँ पे अगर एयर पोल्यूशन लेवल देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन सिटीज़ काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, किसी भी, मैं आपको बता, ये जो जितना भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं किसी का पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते केवल इसी वजह से ये चीज़ हो रही है। देयर आर मैनी फैक्टर्स। और एग्ज़ाम में आपसे जो एग्जामिनर है, जो यूपीएससी है या स्टेट सर्विसेज है, यही एक्सपेक्ट करती हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से उन अलग अलग डायमेंशंस को वहाँ पे प्रेजेंट कर सको, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन होता है ये, राइट। एयर पोल्यूशन होने से आपको पता है ह्यूमन की भी, हमको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, हमको एस्थमा भी हो सकता है, अलग अलग टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं, राइट। हमारे जो जीव जंतु हैं वो ख़राब हो सकते हैं। आपको पता है कि एयर पोल्यूशन, जब अगर लेट्स से मैं कुछ 2 गैसेस का नाम लूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जब मिल जाते हैं तो ये आपका एसिड रेन कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड रेन होने लगती है, जो कि अगेन जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। मछलियों की डेथ होने लगती है, प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए एसिड रेन। आगे मैं इसको कराऊंगा कि कैसे वो होता है, अभी इतना आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए, इस टाइप के आपके हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं आपके एयर पोल्यूटेंट्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट को डैमेज किया जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एयर पोल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है, ठीक है, और उसी की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। CO2 का कंटेंट बढ़ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया है, और ये सारी चीज़ें फिर हमारे एनवायरनमेंट, हेल्थ, देखो एनवायरनमेंट अगर आपका डैमेज हुआ तो आपकी जो आसपास की चीज़ें एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, दे ऑल विल गेट डैमेज विथ टाइम, राइट। तो ये हमें समझना है, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के हैं, उनका सोर्स क्या है और वो क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सल्फर ऑक्साइड्स की, तो इसमें SO2, SO3, अलग अलग जो भी सल्फर के वेरिएंट्स हैं वो आ जाते हैं। इनका सोर्स क्या है? जनरली ये थर्मल पावर प्लांट्स नेचुरली भी निकलते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन से भी निकलेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, राइट। तो पोल्यूशन में जनरली हम ना ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर किया करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो नेचर उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती, नेचर चीज़ें अपने आप बैलेंस करती है, बट हम इंसान जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं उनको हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। सो थर्मल पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनके धुएं से ये सब निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स। इससे इफेक्ट क्या होता है? हमारे आई एंड थ्रोट इरिटेशन, एलर्जीज हो जाती है, हमको रेस्पिरेटरी इशू आने लगता है। सो देखना, जब भी एयर पोल्यूशन होगा ना तो आपको ये कॉमन चीज़ें आपको सब में मिलेंगी, क्योंकि हर तरीके से हर गैस अगर ओवर हो जाएगी आपके जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। और एयर है तो सबसे पहले आपका लंग्स, रेस्पिरेटरी इशूज़ ये सब होने लगेंगी, आँखों में जलन, ठीक है। दिल्ली वगैरह में ठंड के टाइम लोग पराली को ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, बट अगर दिल्ली का ट्रैफिक देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगला है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों से होता है। प्रॉब्लम्स अगेन सिमिलर हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। 1-2 ऊपर नीचे होती हैं लेकिन मेजॉरिटी आपकी सिमिलर सी हैं। देन वी हैव सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर।
कुछ ऐसे आपके पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, जो नज़रों से दिखेंगे नहीं, आपको ऐसा भी पता भी नहीं चलेगा कि यार यहाँ पे ये है, बट वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते रहते हैं। इसमें आपकी PM 2.5 और PM 10, इसमें डिफरेंट टाइप के SPM होते हैं। इनका भी सोर्स देखो, व्हीकुलर एमिशंस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें। लंग इरिटेशन होने लगता है, RBCs, ब्लड में RBCs का जो डेवलपमेंट होता है वो कम होने लगता है, और आपका अदर पल्मोनरी मालफंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट क्या होगा, केवल हेल्थ को ही नहीं, एनवायरनमेंट को भी देखो। हेडेक, ठीक है, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने उसमें, या फिर पिछला जो लेक्चर है एनवायरनमेंट का, उसमें मैंने कोरल ब्लीचिंग करवाया था। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा रीज़न था ओशन एसिडिफिकेशन का, जिसकी वजह से आपकी कोरल ब्लीचिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये टेबल है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, सबको एक बार बेसिक रीडिंग ज़रूर दे देना। ऑलराइट, ये कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। और भी होते हैं, जैसे देखो आपके स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, बेसिकली इट इज़ स्मोक प्लस फॉग। तो ठंड के टाइम में फॉग तो एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली आपका फॉग बनता है, ज़मीन हीट रिलीज़ करती है, ऊपर एयर ठंडी रहती है, तो जब इंटरेक्ट करते हैं तो फॉग बन जाता है। बट साथ ही साथ अगर कोई अर्बनाइजेशन हो रहा है, कहीं कोई सिटी है, वहाँ पे धूल मिट्टी भी है, व्हीकल से आपका धुआं भी निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिलके क्रिएट कर देती हैं स्मॉग। और ठंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, खासकर दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, और इस वजह से क्या होता है, अगेन आपकी आँखों में जलन, सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन टू आइज़, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ओजोन। देखो, ओजोन एक गैस है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा है वो ओजोन लेयर है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। बट अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाए, नीचे आ जाए, तो वो बहुत हार्मफुल होती है। ओके, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी, राइट। ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड जो भी आपके स्मॉग वगैरह से रिएक्ट करके ये आपकी ओजोन गैस बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इसकी देखो, ऑटोमोबाइल एमिशन, उसमें सारी गैसेस रहती हैं, नॉक्स हो जाए या सॉक्स हो जाए आपकी। सो इसमें भी देखो, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है ये, अगर वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जा रही है। स्ट्रेटोस्फीयर में तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ओके, देन हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFCs बोलते हैं जिनको। अगेन इसमें जो क्लोरीन कंटेंट रहता है उससे आपका, इसमें देखो, इसमें आपकी ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। मीथेन हो गई आपकी, या फिर अदर HFCs जो हो गई, वो सब आपकी इसको रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती हैं एज अ कूलेंट, स्प्रे पेंट में होती हैं। सो ये सब ना ग्रीन हाउस गैस वगैरह काफ़ी ज़्यादा करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ओके, देखो इनमें ना जो क्लोरीन कंटेंट होता है वो आपके ओजोन डिप्लीट करता है, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड देखो, आपको इसको रोकने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अभी रिसेंटली उसका एक और जो नया वर्जन है, किगाली एग्रीमेंट, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने के लिए बनाया गया है, राइट। सो इंडिया ने उसमें कुछ टारगेट फिक्स किए कि इतने टाइम तक हम ये HFCs को रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, तो किगाली एग्रीमेंट याद रखिएगा, रिलेटेड टू आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, देन आपका मरकरी होता है, ये भी इंडस्ट्रीज से निकलता है आपका। अभी जब मैं आगे बात करूंगा तो मरकरी से एक डिजीज़ होती है मिनीमाटा, मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा आपका जापान में एक जगह है जहाँ पे ये मरकरी कंटेमिनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिजीज़ लोगों में पाई गई थी, ठीक है। सिमिलरली आपका लेड हो गया, लेड से भी आपके अलग अलग डिसीजेज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन डिसऑर्डर, इंटेलिजेंस, अब सोच समझने की शक्ति कम होने लगती है। जो भी लोग इनके लेड वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ये सब आपके ना पेट्रोल जहाँ भी भरवाते हैं वहाँ पे लेड एमिशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो विद टाइम अगर उसके आप कांस्टेंट एक्सपोजर में हैं तो ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, राइट। चलिए
फिर इस टाइप का टेबल आपको और भी जगह मिल जाएगा, नोट्स में भी प्रोवाइडेड है ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे, देखो एक और चीज़ होती है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है? बेसिकली कोयला जब हम जलाते हैं, ठीक है, कोयला जब हम जलाते हैं तो उसका जो ऐश रह जाती है, तो ये सब इंडस्ट्रीज़ में कोयले का यूज़ बहुत है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर लेट्स से कोई भी मशीन चलानी है या किसी के लिए भी फर्नेस चलाना है, तो उसके लिए कोयले का डिमांड काफ़ी है। तो कोयला जब जल जाता है उसके बाद जो राख रह जाती है उसको हम बोलते हैं आपका फ्लाई ऐश। ओके, सो काफ़ी फाइन पाउडर होता है और अगेन ये एज अ एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। इसके देखो, इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है आजकल, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसमें कुछ उनको लेट्स से इकट्ठा करने के लिए फ्लाई ऐश को इकट्ठा करते हैं और उसको एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो पोल्यूटेंट है उसका कुछ बेहतर यूज़ कर पाएँ। उसको इकट्ठा करके रखते जाएंगे तो अगेन वो पोल्यूटेंट ही बनते रहेगा, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जा रहा है। फ्लाई ऐश को सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में ब्रिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। कुछ तो काफ़ी स्टार्टअप्स आ गए हैं जिन्होंने फ्लाई ऐश से ईंट बनाई है, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम आता है। ठीक है, तो इस टाइप के नए नए इनोवेशन हमें करना पड़ेगा अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, राइट। चलिए, देन वी हैव अगला, अगर हम बात करें सो इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सो जो भी हमारे जो सोर्सेस हैं उनको हम कंट्रोल करें। तो हमारे सोर्सेस क्या है, जो आपका जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल की जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो देखो, इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फेम स्कीम आप सबने सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, राइट। सो ऑल्टरनेटिव एनर्जीज हमको यूज़ करनी होगी, सोलर एनर्जी, इन सब का यूज़ करना होगा। अगर आपको पता है कि जो इंडिया का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उसमें हमने घोषित किया है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम बनाएंगे 2030 तक, ठीक है। और वो टारगेट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, उसको और बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमको जो आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इस पे से डिपेंडेंस को कम करना है, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को मॉडिफाई करना है। ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करें कि जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो, वेस्टेज कम हो। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट वगैरह में वो यूज़ किया जा रहा है, फ्लाई ऐश को कैप्चर किया जा रहा है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग साइट जो भी है, जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, उसको प्रॉपरली जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो वो इंडस्ट्री, जो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहते हैं उससे वो दूर रहे, ताकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको आराम से स्वच्छ हवा पानी मिल सके, ठीक है। प्लस इनके लिए इंपॉर्टेंट जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर जो भी आप पोल्यूटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको, लेट्स से जो भी एग्जांपल के तौर पे जो सीवेज निकल रहा है तो उसको ट्रीट करके आप अगेन यूज़ कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में ऐसा होता है, जो वाटर को यूज़ किया जाता है बार बार, राइट। तो इस टाइप के कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें, लेट्स से अगर ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम खड़े हैं तो हम अपनी गाड़ी बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है विद टाइम, राइट। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि कोविड के टाइम में हमारी फैमिलीज़ हफ्ते महीने भर के लिए पैक थी। आप मानोगे नहीं, जो हमारा पोल्यूशन लेवल है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शो करती है कि अगर इंसान अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, प्रॉपरली यूज़ करे, तो हम अर्थ को एक बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं रहने के लिए, ठीक है, अ बेटर प्लेस टू लिव, राइट। चलिए, कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी थे। अब देखो, कुछ कुछ हमारे यूनिक इनोवेटिव मेजर्स भी हैं, जैसे आपका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ओके, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। सो ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको चालू किया। ओके, ये क्या डिटरमाइन करता है कि भाई जो आपका एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट एयर जो आप आसपास का आपका हवा पानी है, वो कितना स्वच्छ है, क्या उसमें ज़्यादा पोल्यूशन है, कम पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें मेजर करता है, ठीक है। अगर जो आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब इसको कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसकी मॉनिटरिंग रहती है, राइट। सो एक अच्छा है ये, मतलब अगर बोलें कि R&D अगर बोल सको आप, तो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी कि चीज़ों को
मॉनिटर करना कि कहाँ कहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। जब तक पता ही नहीं रहेगा हम एक्शन कैसे ले पाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि आपको क्या क्या करना है। तो कुछ कुछ गैसेस को इसमें टारगेट किया गया था आपका, तो 12 गैसेस थी लगभग उसमें। अब उसी का थोड़ा नेशनल और मॉडिफाइड वर्जन आ गया था आपका नेशनल 2015 में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यूपीएससी 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सी गैस को मॉनिटर नहीं किया जाता है। सो इसके अंदर आपकी 8 पोल्यूटेंट्स हैं, 8 राइट, 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। तो कौन कौन सा है देख लीजिए, PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसकी वजह से आपको थोड़ा मतलब दिमाग आपका काम करना धीमा हो जाता है। कई लोग उसको रिलैक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। फिर आपका ओजोन हो गया, आपका अमोनिया हो गई, और देन आपका लेड। ये कुछ 8 गैसेस हैं जिनको टारगेट किया गया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ऑप्शन में दे दिया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस नहीं है इसके अंदर, उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे वो इजीली एलिमिनेट हो गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी अब जो रीसेंट केस स्टडीज़ आपने देखी होंगी, जैसे दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसीज एयर क्वालिटी से निपटने के लिए, फिर और सफ़र करके एक वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो कि आपका ये सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन वाली चीज़ों से टैकल करेगा, ठीक है। सो इससे जो भी करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं आप इसमें आप अपना अपडेट भी कर सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने बता ही रखी हैं, जो भी लीगल चीज़ें हैं। अच्छा, एयर एक्ट 1981 आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 1-2 प्रोविजंस आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर देखो करंट में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे जो व्हीकल्स के लिए हमारा भारत स्टेज 6 अभी 4 यूज़ हो रहा है, और 6 की बात है कि भाई इसको भी लागू करना है जल्द से जल्द, ओके, ताकि इसमें जो व्हीकल से एमिशंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, इनको आपको देखना रहेगा, उसमें अपने अपडेट आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस ज़रूर दूंगा ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है वाटर पोल्यूशन। एयर की हमने बात कर ली, वाटर आप देख ही रहे हो, पानी है, लोग नहा रहे हैं, कचरा भी इसी में फेंक रहे हैं। सो मैं ये चीज़ बताऊँ, जो भी पोल्यूशन लेवल होता है वो केवल हम ये नहीं बोल सकते कि नेचर कर रही है, इंसानों की भी ये बहुत बड़ी लेट्स से उसमें उनका हाथ है। और इसके पीछे देखो, अगर मैं बोलूँ कि इलिटरेसी, यस, ओवर पॉपुलेशन अगेन। सो पोल्यूशन जब भी होगा जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। ये आप कचरा देख रहे हो, ये लोगों ने कुछ खाया पिया नहाया धोया होगा, उसी से निकला है, अब इसको डिस्पोज कहाँ करें। सो वहाँ पे हमारा लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है कि हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपालिटी है, क्या वो उतनी एफिशिएंट है कि वो प्रॉपर वेस्ट को कलेक्ट करे, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करे। क्या हमारी कॉलोनीज़ में जो सीवेज इकट्ठा हो रहा है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट करके आगे भेज रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा डिसाइड करती है कि हमारा वाटर क्वालिटी कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए, सो वही चीज़ है, एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। नॉट फिट फॉर यूज़, उससे ना आप पी सकते हो, ना नहा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वाटर पोल्यूशन होता है। रीजंस आप सबको सिंपल हैं, पता ही होगा, तो मैं चलिए बता देता हूँ कुछ कुछ बेसिक चीज़ें कि ये सोर्सेज क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के। सो अगर इसको क्लासीफाई करूँ तो इसमें पहले आता है आपका पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर क्वालिटी को। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपका मैंने गार्बेज डाल दिया, ठीक है, या सीवेज डाल दी मैंने, सो ये आपका हो जाएगा पॉइंट सोर्स। मतलब पता है कि यार इस सोर्स से ये गंदगी आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से गंदगी आ रही है। दूसरा होता है आपका
नॉन पॉइंट सोर्स, मतलब जिसका पता ही नहीं कि कोई एक फिक्स इलाका नहीं है, ये हर जगह से आ रहा है। ठीक है, सो ये मल्टीपल, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, भाई कपड़ा धो रहे हैं लोग, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह धो रहे हैं, हर जगह हो रहा है ये चीज़ें। तो आपका जो क्या बोलते हैं सीवेज जो है सोसाइटी से निकल रहा है, वो जाके मिल रहा है पानी में। सो मतलब ये डिफ्यूज है, इसके सोर्स का कोई फिक्स सोर्स नहीं है, ये डिफ्यूज है, कहीं से भी गंदा ही हो सकता है पानी आपका, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सीवेज वगैरह इसके अंदर आपका, या फिर फूड वेस्ट, जो भी गंदगी है जिसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, उसको आप बोल सकते हैं नॉन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर सोर्स। भाई एग्रीकल्चर में भी तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज होते हैं। आप लोग को याद आ रहा है टर्म यूट्रोफिकेशन मैंने कराया था, वो एक टाइप का एग्रीकल्चर सोर्स का पोल्यूशन है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड ये सब यूज़ कर सकते हैं। बारिश होती है, वो पानी बह के पॉन्ड में चले जाता है, रिवर में मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका पोल्यूशन होता है। देन आपका है थर्मल सोर्स। भाई थर्मल पावर प्लांट में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और उस पानी को एक बार यूज़ किया, वो गंदा हो गया, उसको ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता था जहाँ पे लग से आसपास कोई नदी है। इससे रिवर पोल्यूशन बहुत होती थी। अगर मैं आपको बताऊं तो जो दामोदर रिवर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रही है। गंगा रिवर भी काफ़ी पोल्यूटेड है, क्योंकि उसके कई बैंक्स पे कई थर्मल पावर प्लांट हैं जो गंगा के या उसकी ट्रिब्यूटरी का पानी यूज़ करते हैं और उसको वापस छोड़ देते थे उसी ट्रिब्यूटरी में। बट बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ बनी कि आप ऐसे वाटर नहीं छोड़ सकते हो, उसको आपको रिसाइकल करना होगा, उसको रीयूज़ करिए। सो आजकल वो चीज़ें इनोवेटिव तरीके से इंडस्ट्रीज़ में मॉडिफाई हो रही हैं। ठीक है, देन वी हैव मरीन पॉल्यूशन सोर्स। सो इसमें आपका जो भी हमारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं जो गंदगी फैलाती हैं, वो सारा जाके समंदर में मिल जाता है। बीचेस हमारे गंदे हो रहे हैं। ठीक है, आप सबने मरीन पॉल्यूशन में सुना होगा ऑयल स्पिल। ऐसे शिप्स जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स अपने साथ लेके जाती है, उसमें कई बार लीकेज हो जाता है। किलोमीटर्स, बहुत मतलब 10-10, 20-20 किलोमीटर एरिया में पूरा ऑयल फैला हुआ है। सो उससे क्या होगा, ऑयल फैले रहेगा सरफेस पे, तो सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं होगी, तो जो नीचे लिविंग स्पीशीज़ है, एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, वो डैमेज होती हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंट सोर्सेज हो गए। आप ऐसे सोर्सेज और खुद से भी क्लासीफाई कर सकते हो, केवल यही नहीं, और भी सोर्सेज आपको सोच सकते हो, पॉइंट सोर्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मेजरली ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। ओके, अब देखो पानी में अगर गंदगी होगी तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में कितने मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, क्योंकि पानी के अंदर भी एक्वेटिक स्पीशीज रहती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। सो मैंने बताया था कि जब जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है तब मतलब वाटर में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो दो टाइप के आपको मैंने ऑक्सीजन डिमांड बताए थे, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है आपका, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट आपको ऑक्सीजन चाहिए बाय द बैक्टीरियाज इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज को कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर पानी में गंदगी ज़्यादा है तो जो बैक्टीरियाज होंगे वो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे उसको डिकम्पोज करने में। इससे क्या होगा, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं उसको यूज़ करने लगेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये ज़्यादा है मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। दूसरा है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर पोल्यूशन मेजर करने के लिए इसको ज़्यादा अच्छा पैरामीटर माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज़ द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसको डिकम्पोज करने, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका बताता है, राइट। तो ये ज़्यादा बेटर उसको माना जाता है क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। चलिए अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अलग अलग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था कई बार मरकरी, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे मैंने बताया डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो इनकी जान वगैरह जा सकती है, प्लांट ग्रोथ कम हो सकती है। अगर वाटर में पोल्यूशन है तो जो कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग मैंने बताई थी वो आपकी बढ़ सकती है, राइट। ह्यूमन हेल्थ, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब पानी की गंदगी से होता है। ओके, स्किन की बीमारियां कई हो जाती हैं आपको गंदे पानी से, वायरल बीमारियां, ये सब चीज़ें होती हैं। ग्राउंड वाटर, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट होने लगता है, और एक बार ग्राउंड वाटर गंदा हो गया उसको साफ़ नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए ग्राउंड वाटर जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, 90% ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कि ग्राउंड वाटर एक बार कंटेमिनेट हो गया उसको साफ़ करना नामुमकिन के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ मैंने कंपाउंड्स आपको बता देता हूँ, जैसे मरकरी, मरकरी वाटर में रहता है तो आपकी एक डिजीज़ होती है मिनीमाटा, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा जापान में एक जगह है जहाँ पे बीमारी फैली थी। ओके, इससे क्या होता है, आपके लिप्स, आपके हाथ पैर, टंग, इसमें नंबनेस आ जाती है, फील नहीं होता है आपको, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, राइट। फिर ऐसे आपका एक होता है कैडमियम, कैडमियम से डिजीज का नाम होता है, उसका नाम है इताई इताई, इसको आउच आउच डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी लंग्स, लिवर इनको इफेक्ट करती है। जो आपके बोन्स हैं, आपके जॉइंट्स, उसमें बहुत दर्द होने लगता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट के अगर वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा है तो आपका एक सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी में आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट है आपकी बॉडी में वो कम हो जाता है, इसलिए कई बार ना आप बच्चों के होंठ वगैरह नीले नीले से हो जाते हैं, आँखों के नीचे नीले नीला हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका आर्सेनिक कंटेमिनेशन, इंडिया के केस में, इंडिया के केस में मैं अगर आपको बताऊं सो आर्सेनिक कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, खासकर ईस्ट इंडिया में, बंगाल वगैरह साइड, ईस्टर्न यूपी, यहाँ पे आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे भी आपकी क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, पॉइजनिंग होती है, लोगों की डेथ होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके इश्यूज़ हैं। अब इसके कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल के लिए अगेन सिमिलर, हर लेवल पे काम होना चाहिए। अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम काम करें, हम सोसाइटी लेवल पे काम करें कि भाई हमारी जो सोसाइटी से सीवेज निकल रहा है उसको ट्रीट किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए, पानी को इंडस्ट्री में दोबारा यूज़ किया जाए। हर लेवल पे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड वाटर को प्रॉपरली भरा जाए, एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें। हम अच्छी खेती कर सकते हैं जिसमें इस टाइप की फेक फर्टिलाइज़र वगैरह ना यूज़ हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखो, हमारे यहाँ जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स अगर मैं बोलूँ आपका गवर्नेंस लेवल पे, सो आपकी जो स्वच्छ भारत मिशन हो गया जिसमें वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है, अटल भूजल योजना, ये सारी चीज़ें वाटर की क्वालिटी मेंटेन करना और इसको एक स्वच्छ, क्योंकि वाटर आपको पता है लिमिटेड कमोडिटी है। फ्रेश वाटर अगर आपने ज्योग्राफी देखा है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, और उसको अगर हम इसे वेस्ट करेंगे, गंदा करेंगे, तो इंसानों का सर्वाइवल विल मतलब से बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए, तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या है? अगर मैं बोलूँ इसको मैं लैंड पोल्यूशन भी बोल सकता हूँ, डेफिनेटली, बिकॉज सॉइल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल लेट्स से अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इसको डिफाइन अगर मैं बोलूँ, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल विच एडवर्सली अफेक्ट, सेम डेफिनेशन, सेम चीज़ें, ऐसे कंटैमिनेंट्स, ऐसे मटेरियल का सॉइल में कुछ ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से उसमें वो उपजाऊ माने उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाए, वहाँ पे कुछ उगाया ना जा सके। देख रहे हो, गंदगी कर दिए हैं, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, राइट।
और देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है सॉइल के ख़राब होने का, इट इज़ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन जब पंजाब और हरियाणा में स्टार्ट हुआ तो लोगों ने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत हैवी मात्रा में फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए, जिसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सॉइल ख़राब हो रही है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका फेंक दिया जाता है ऐसे ही लैंड पे, गार्बेज डंप किया जाता है, जिसके अगेन जो वहाँ लैंड है उसकी सॉइल ख़त्म है, कुछ उगा सकते नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए क्या किया जाए, सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कंट्रोल मेजर्स, तो पहला है रिड्यूस करिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आप एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग करिए, ठीक है, जिस टाइप का क्लाइमेट उस टाइप का क्रॉप उगाएं। यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर्स, आप गोबर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेन्योर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो जैसे मैंने आपको बताया ही। 4 R's, रिफ्यूज़ क्या करना है, केमिकल चीज़ें, रिड्यूस करना है हमको उनकी क्वांटिटी, रीयूज़ करना है हमारे जो भी लेट्स से सॉइल वापस अपनी आप फर्टिलिटी रिगेन कर लेती है, ठीक है, और रिसाइकल करना है चीज़ों को, ताकि हमारा जो सॉइल है, लैंड है, वो एक संपन्न, एक फर्टाइल ज़मीन रहे, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या मतलब, आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, खुद से प्रोएक्टिव होके लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, पेड़ उगेंगे, सॉइल को बांध के रखेंगे, सॉइल इरोजन कम होगा, वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी, ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा रहेगा। सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जो भी शहरों में गार्बेज इकट्ठा होता है उसको जनरली आप सबने देखा होगा, आपके शहर के आसपास एक एरिया होगा जहाँ पे जाके उसको रख दिया जाता है, जो कि उस पूरे बहुत बड़ा एरिया रहता है, उस पूरे एरिया की ज़मीन ख़राब हो जाती है, सॉइल इज़ इनफर्टाइल, ठीक है। तो इन से चीज़ों को ठीक करना है। रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज, कंस्ट्रक्शन एरियाज भी बहुत बड़ा एक सोर्स है जहाँ से सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन होता है, क्लियर। तो ये आपके कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं। मैं भी बताएं कि इसका कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, आपको हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सोसाइटी लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें करनी होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बताऊं तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ये एकदम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैंड पोल्यूशन, सॉइल, इन सब चीज़ों को कंजर्व करने के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। ओके, नॉइज़ पोल्यूशन अब क्या लगता है, अगर मैं बोलूँ आपका जो घर है वो रोड के एकदम हाईवे के किनारे है, आप परेशान हो जाओगे, एक दिन में परेशान हो जाओगे, इतना ज़्यादा गाड़ियों के हॉर्न, मूवमेंट की आवाज़ आएगी। सो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बोला है, इसने बोला है कि साउंड लेवल इंडोर की, घर के अंदर की, शुड बी लेस देन 30 डेसिबल, 30 डेसिबल से कम होना चाहिए, तभी आप रह सकोगे। जो डेसिबल होता है वो नॉइज़ को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। और बोला गया है कि अगर 75 डेसिबल से ऊपर अगर आप लंबे टाइम तक सुन रहे हो, आपको नॉइज़ आ रही है, तो आप डैमेज कर सकते हो अपने कानों को, सुनने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ आपके एरिया कोड बनाए गए थे, ठीक है, कि किस एरिया में किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है और वहाँ पे दिन में कितना नॉइज़ होना चाहिए आइडियल और रात में कितना अलाउड है। सो अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के टाइम 75 डेसिबल तक होना चाहिए, रात के टाइम 70। अगर मैं बात करूँ रेसिडेंशियल एरिया जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे दिन के टाइम 55 डेसिबल है और रात के टाइम 45 डेसिबल्स। इसलिए रात के टाइम 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स, DJ, ये सब चीज़ें बैन की गई हैं कि नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन होता है और नॉइज़ पोल्यूशन इंसान के सोचने समझने की क्षमता को भी कम करता है, ठीक है। सो नॉइज़ को रोकने के लिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, ये नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स
2000 ईयर 2000 में ये रूल्स आए थे और इसके तहत ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन की गई थी। ठीक है, तो ये आप अपना लेट्स से लीगल मेजर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस। अब आइए बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि अगेन पोल्यूशन का ही पार्ट है, दैट इज वेस्ट। वेस्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। ई वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबकी आदत क्या है, हम सबकी आदत है कि हम जाके, हमारे पास 2-2 साल पुराने ईयरफोन्स, हमारे पास अभी भी लेट्स से हेडफोन्स हो गए, आपके ईयरफोन्स हो गए, माउस, पुरानी चीज़ें, कैसेट्स वगैरह रखी पड़ी है, जिसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन घर में पड़ा हुआ है। और भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे पुराना कंप्यूटर हो गया, पुराना लैपटॉप हो गया, हम सहेज के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आगे कहीं यूज़ आ सकता है। ठीक है, इंडियंस खासकर हमारी लेट्स से आदत होती है कि हम चीज़ों को ऐसे मतलब फेंकते नहीं हैं, अपने से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमारा साथ इसने निभाया है। बट इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट भी हैं, अगर मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इसमें से निकलते रहते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकते हैं, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, राइट। तो एक हो गया ई वेस्ट। सेकेंड है आपका सॉलिड वेस्ट, जो घरों से हमारे कचरा निकलता है, सॉलिड वेस्ट, घर का कूड़ा करकट, आपका जो भी सब्जियों का वो वेस्ट हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, हमारे जो भी हमारे हाउस होल्ड वगैरह से निकलते हैं, आपके जो मैनुअल जो लेबर स्कैवेंजर्स जो होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो साफ़ करते हैं गटर वगैरह, सब सॉलिड वेस्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। थर्ड है हमारा सबका फेवरेट प्लास्टिक। टॉफ़ी खाओ बाहर फेंक दो, कुछ खाओ, चिप्स खाओ पैकेट बाहर। सो ये धीरे धीरे चीज़ें करके बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है एनवायरनमेंट पे। जो मैंने आपको बताया था ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, प्लास्टिक का इतना बड़ा एरिया है पैसिफिक ओशन में, जो कि आपको सैटेलाइट के थ्रू अंतरिक्ष से भी दिखता है। तो क्यों है? वो है हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। ओके, सो अगर मैं स्टार्ट करूं ई वेस्ट से, ई वेस्ट की बात करूं तो ऐसे वेस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहती हैं, उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जैसे कुछ ई वेस्ट आपके होते हैं जिसमें से अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं, तो उसमें से लेड निकलता है, आपका कैडमियम निकलता है। तो लेड आपका निकलता है ग्लास पैनल से। ठीक है, जो पीसीबीज होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगी रहती है, कंप्यूटर पे लगी रहती है, उसमें से लेड निकलता है आपका। कैडमियम निकलता है जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो टीवी में यूज़ होती है, उसमें से आपका कैडमियम लीक करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट भी दे रखी है आपके नोट्स में, आप देख सकते हो। मरकरी निकलता है आपका। ठीक है, स्विचेस, आपकी बैटरीज जो हो गई, ये सब आपके डैमेज करते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये प्लास्टिक इक्विपमेंट जो होते हैं हाउस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो प्लास्टिक से बने होते हैं, तो उससे ये निकलते हैं। जो आपके सर्किट बोर्ड्स हो गए, उससे निकलते हैं ये। ठीक है, ये बहुत डैमेजिंग रहती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रखी है, एक बार टेबल को आप ज़रूर देखिएगा कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, हम थोड़ी एडवांस चीज़ की बात करेंगे, यूपीएससी लेवल, स्टेट पीसीएस लेवल की, थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है। फैक्चुअल तो आप देख सकते हो, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, या अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ, सो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताता है इंडिया में 17 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट होता है इन अ ईयर। ओके, जिसमें आपकी देखो, ये वेस्ट कहाँ जनरेट होगा, आपको क्या लगता है? गांव में होगा या शहरों में होगा? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें शहरों में बहुत यूज़ होती हैं। सो इसके पीछे अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है। हमको एसी चाहिए, हमको कैसेट्स चाहिए, हमको प्ले स्टेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी डिमांड में रहती है, और उस एरियाज़ में ई वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, ठीक है। तो लगभग 65 ऐसे शहर हैं जो लगभग 60% से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करते हैं।
हमारे यहाँ जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ई वेस्ट में पहले ई वेस्ट कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन के लिए हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं वो इसको ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। उसी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, जिसको मैं आपके इसके प्रोविजंस भी बताता हूँ कि क्या क्या है उसके अंदर। तो देखिए, इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को लेके आए थे। 2016 में ये रूल्स बनाए गए थे कि जो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हैं उसको कैसे हमको उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका देखो क्या क्या था। जो हमारे CFLs यूज़ होती हैं, घरों में लगी रहती थी पुरानी CFL, उससे मर्करी एमिशन बहुत होता था, राइट। इसमें पहली बार बोला गया, एक टर्म दिया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी ये वेस्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहा है उसको कलेक्शन करना, उसको लेट्स से उसको डिस्पोज ऑफ करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी लेट्स से कोई मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरर है, कोई डीलर है जो उसको डील कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स इनमें इन्वॉल्व होंगे कि इसको भैया प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोज ऑफ आपकी जिम्मेदारी है, राइट। सो कई बार आप देखना मोबाइल फ़ोन वगैरह के पीछे दिया जाता है कि इतना टाइम अगर आपको यूज़ कर लिए उसको आप वापस कर सकते हो। कई रिफर्बिशर्स होते हैं, मोबाइल को ठीक करके वापस उसको नया करते हैं, उनको भी एज अ स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व किया गया है। सो यही क्वेश्चन आया था UPSC में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किस चीज़ से रिलेट करता है। तो ये आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सो इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे देखिए, जो लोकल बॉडीज़ हैं, ऐसी लोकल बॉडीज़ जहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख है उससे ज़्यादा है, उनको एक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनानी होगी 2 साल के अंदर। ठीक है, जो हमारे सेंसस टाउन है जो 1 लाख से कम हैं उनको 3 साल में ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जहाँ पे ये सब चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के अंदर, आपके रूल्स के अंदर। इसको मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर लूँगा, कुछ प्रोविजंस आप पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड वेस्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सब अपने घर में देखते होंगे कि जो भी हमारे यहाँ कचरा निकलता है हम क्या करते हैं, हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता था, डस्टबिन में डाल दिया, कोई आया बाहर जाके किसी एक एरिया में फेंक देता था, धीरे धीरे वहाँ पे वेस्ट पाइल अप होने लगता था। जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं वो भी बोलती ठीक है पड़े रहने दो, देखा जाएगा। जब वहाँ पे क्या होता था, वेस्ट पड़े रहता था, वहाँ मच्छर आने लगते थे, गंदगी होने लगती थी, बीमारियाँ फैलने लगती थी, तो वो पूरा एरिया आपका संक्रमित होता था। बट विद टाइम हमारा गवर्नेंस अप्रोच अच्छा हुआ, हमने स्टार्ट किया क्या, वेस्ट कलेक्शन। सो अब देखे होगे आज के टाइम में तो हम अपना डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन को बाहर रख देते हैं, कोई एक सुबह आदमी आता है उसको उठाता है, अपने पास इकट्ठा करता है। कई सोसाइटीज़ वहाँ पे ट्रक्स आती हैं, टेम्पोज आते हैं जो वहाँ पे वेस्ट उनको लेके जाती हैं, वहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये फलाना वेस्ट है। ठीक, सो इससे क्या होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कि 2016 में आए थे, वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कि 2016 में एक साथ आए थे इसके ई वेस्ट के साथ ही। ठीक है, सो इसमें बोला गया था कि जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वेस्ट को सेग्रीगेट करना होगा, बांटना होगा। वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे आपके सब्जी भाजी फल हो गए, ठीक है, ड्राई बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ड्राई वेस्ट में आपके हो जाएंगे प्लास्टिक वेस्ट, पेपर, इनको अलग सेग्रीगेट करके रखना होगा। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसे आपके नैपकिन, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट जो हमारा होता है ना, हिट वगैरह यूज़ करने के बाद फेंक देते थे, तो इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना है और हमको ऐसे ही प्रोवाइड करना है। आज के टाइम पे अभी आप देखोगे कुछ पार्क्स वगैरह में आप जाइए तो वहाँ होगा ग्रीन कलर का और रेड कलर का, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको रेड में डालो, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको ग्रीन वाले में डालो। सो इससे वेस्ट सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो क्या होता है, रिसाइकलिंग में ईजी होता है। वरना चीज़ें मिक्सअप रहेंगी ना तो रिसाइकल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें थी। और इसी रूल्स के अंदर बोला गया था जो वेस्ट जनरेटर होंगे, जो वेस्ट जनरेट करते हैं, उनको एक यूज़र फीड देना पड़ेगा, जो लोग भी वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वेस्ट कलेक्शन वगैरह का सोसाइटी वगैरह से पैसे कट के जाते हैं, वरना कई जगह उनको पैसे आपको देने रहते हैं कूड़े वाले को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस रूल्स में आ गई थी, ओके, वरना पहले तो कोई पूछता भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस रूल्स में बताई गई थी। इससे एक फ़ायदा भी क्या है, जो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो कबाड़ी वाला हो गया, ये सब, इनको फॉर्मल सिस्टम में लाने में, ताकि उनकी प्रॉपर सैलरी, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उसमें इस रूल का बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ओके। और ये सब चीज़ें क्यों बढ़ा, अगर मैं रीज़न वही है, रीज़न अभी भी वही है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, लेस अवेयरनेस, ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड, उसी से सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो ये आपका होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ओके। आपको करंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये रूल्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ वी हैव द प्लास्टिक वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, आपको पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है, इसको सदियों लग जाती हैं, फिर भी डिग्रेड नहीं होता है। सो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा होगा, ये हमारे रिवर पानी वाले सिस्टम में चले जाता है, हमारे लैंड को पोल्यूट कर देता है, लोग उसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। तो इस प्लास्टिक को भी मैनेज करना होगा, इस प्लास्टिक वेस्ट को भी मैनेज करना होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिक का भी अलग अलग वेरिएंट आ गया है, माइक्रो प्लास्टिक्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, क्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्रीम को फैलाने में काम करते हैं। आप चेहरे पे लगाते हो ना, तो क्रीम जो फैलती है वो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें यूज़ होते हैं। सो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, इतने छोटे होते हैं कि दिखते हैं नहीं, और ये हमारे फूड और वाटर बॉडी में मिल जाते हैं और हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं फिर, जो कि धीरे धीरे बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन होने लगता है, और विथ टाइम वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो के डेथ का भी रीज़न बन जाती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने में एक जो इशू आती है वो होता है वेस्ट सेग्रीगेशन। प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके आए थे 2016 में, जिसको अमेंड भी किया गया था 2018 में, ऑलराइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं उसके क्या क्या थे। पहली चीज़ तो इसमें बोली गई थी, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं ना, उनको बैन करना, कि भाई ये यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब नहीं रखना है। सो इंडिया में भी अब बैन हो चुका है कई जगह, तो मतलब उसके ऊपर बड़े बड़े फाइन्स अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होती है, उसको भी धीरे धीरे फेजेस में उसको बंद करना, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी। एक नेशनल रजिस्ट्री बनेगा, जो कि जितने भी प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका पूरा डेटा, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, कौन बनाता है, कौन इसको कलेक्ट करता है, सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो ये कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी, ओके। इसमें भी मल्टीपल इश्यूज़ हैं, वो मेंस का पार्ट है हमारा, कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाने वाले, उनके ऊपर कोई ऐसे स्ट्रिंजेंट फाइन इसमें नहीं दिया गया था। ये कुछ इसमें इश्यूज़ भी थे, बट विद टाइम वो चीज़ें होने लगती हैं, ठीक हो जाती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 25,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर दिन। सो ये सारी चीज़ें सोच सकते हो कितना बड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कॉज है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वेस्ट मैनेजमेंट में। और प्लास्टिक ये ऐसी चीज़ है जिसका हमें ऑल्टरनेटिव जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। कई जगह ये सब चीज़ें यूज़ भी होने लगी, जैसे जूट बैग्स यूज़ किया जा रहा है, बट थोड़ा वो कॉस्टली पड़ जाता है। प्लास्टिक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सस्ता है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है, इसलिए यूज़ होता है। और ऐसी चीज़ें टिकाऊ होने की वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। तो अब आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी हैं कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स आने लगे हैं, ठीक है, पेपर बैग्स आने लगे हैं, प्लास्टिक बैन हो चुकी है कई जगह। अगर आप कहीं रिलायंस फ्रेश वगैरह जाते तो आपको पेपर बैग्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी की जा रही हैं स्टार्ट, ऑलराइट। सो ये था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे एसिड रेन की, जो कि चीज़ मैंने आपको बताया था। एयर पोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एसिड रेन का, जो एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर को भी पोल्यूट कर देता है, ठीक। एयर पोल्यूशन की वजह से आपका
एयर पोल्यूशन की वजह से आपका एसिड रेन होता है, जो कि आपका क्या कर देता है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, सो ऐसा रेन जिसमें जो वाटर का पीएच वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही एसिडिक है, और वो क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन। और सल्फर और जो नाइट्रोजन के जो गैसेस हैं, ऑक्साइड्स हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है आपका एसिड रेन। ठीक है, इसका जो पीएच लेवल है इट इज लेस देन 5.6, राइट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये देख रहे हो, जंगलों को इस टाइप से पेड़ पौधों को डैमेज करता है, जो फिश हो जाती है उनकी डेथ होने लगती है। ताजमहल आपने सुना होगा, ताजमहल येलोइश हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन। आगरा दिल्ली वाला रीजन वेरी पोल्यूटेड, व्हीकल से नॉक्स भी निकल रहा है, सॉक्स भी निकल रहा है, वो आपस में एटमॉस्फेयर में मर्ज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है और कंडेंस होकर वो एसिड रेन का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमको इसकी केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको गैसेस के नाम पता होने चाहिए और क्या इनका इम्पैक्ट है। हमें यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के उससे फीस समझना है कि ये एक क्यों हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे अर्बनाइज्ड एरिया जहाँ पे हैवी पोल्यूशन है, ये आपकी होती हैं। ठीक है, तो लेक्स को डैमेज करता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स सबको, ये इकोसिस्टम को डैमेज करता है, राइट। तो ये होता है आपका एसिड रेन। इसको रोका कैसे जाए, पोल्यूशन कम करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, ताकि जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं, व्हीकुलर एमिशंस, इनको कम किया जाए। तो दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसी लग गया। सो इस टाइप के नए नए केस स्टडीज़ आपको पता होने चाहिए जो करंट अफेयर्स में आते रहते हैं। कोई नई टेक्निक आई है, नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर। हमेशा जो एनवायरनमेंट है ना, हमको फैक्ट बेसिस से नहीं याद करना है, हमको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचनी है। ठीक है, फैक्ट्स आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रट लो, बट वो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं। एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि आपका सेंस लगे, कॉमन सेंस यूज़ हो उसमें, कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप एक एरिया के डीएम हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो आप कैसे चीज़ों को ट्रीट करोगे, ठीक करोगे। पहले तो पता होना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है एयर पोल्यूशन, तो वो तो आप चलो बेसिक नॉलेज से गेन कर लिए। अब इसको स्टॉप कैसे किया जाए, ये आप आते हो एक वे फॉरवर्ड। तो आपको जितनी भी स्कीम्स पता हैं, जो भी अगर इनोवेशन आप कर सकते हो वो बताइए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एसिड रेन की। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, एसिड रेन का एक चीज़ ये रहता है, जो भी अर्बनाइज एरिया, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं बड़े बड़े, वो आपके ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, सो जो भी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, चाइना हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे आपके ये एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो मैं बोलूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोकेशन अगर बोला जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये अपलैंड और माउंटेनियस रीजन में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन, और अगर वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो इट में ऑकर। ठीक, तो ये हो गया आपका। अबंडेंस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, टोपोग्राफी उसकी लेट से थोड़ा माउंटेनियस रीजन टाइप का है, ठीक, वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, वाटर अवेलेबिलिटी तीसरी चीज़, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। सो आपके जो भी कनाडा हो गया, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हो गए, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट हो गए, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ पे एसिड रेन एकदम हॉटस्पॉट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ भी होगी, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे एसिड रेन वाली फिनोमिना आपकी मोस्टली ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन देख लो, जो चीज़ मैं बता रहा था, इंडस्ट्रीज़ हैं, धुआं ऊपर गया, SO2 निकल रही है, नॉक्स निकल रही है, ये मिल के क्या करेंगी, ऐसा क्लाउड बना देंगी एसिडिक टाइप का, जिसमें से जो एयर वाटरफॉल होगा, ये आप जंगलों को देखो ख़राब करती हैं, वाटर बॉडी को ख़राब करेंगी, ठीक है, लैंड को ख़राब कर देती हैं। तो ये पूरा रहता है एसिड रेन का साइकिल। ठीक, और देखो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रीजन रहेगा वहाँ पे एसिड रेन विल बी मोर प्रोमिनेंट। ओके,
चलिए। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।